हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वायरमेंट मंथली मैगजीन। एंड ये हम लोग का अक्टूबर मंथ का रहेगा। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर साइंस एंड टेक ऑफ अक्टूबर मंथ। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियो। ठीक है। सो देखो, एज वी नो कि हम लोग का 2025 प्रीलिम्स इज कमिंग सून। सो इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंगली PYQ का हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और जनरली आपको पता है कि PYQ के बिना हम लोग एक बेटर ट्रैक पे नहीं रहते हैं। सो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से PYQ हमारे लिए रिलेवेंट है, और भी अदर जितने भी UPSC जो कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उससे हम लोग देखेंगे कि हमारे अभी रिसेंट अपकमिंग 2025 के लिए कौन सा बेटर होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग PYQ एक कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। और भी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन शॉर्ट नोट्स लाइक जो भी ऐसे हिस्ट्री हो गया। ठीक है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो हमारे कैसे बेनिफिट करेगा उस चीज़ पे हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है। सो नाउ आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट टॉपिक को, और इसको हम लोग बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये मेनली हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट से देखेंगे। देखो, मेंस काफ़ी हम लोग यहाँ पे बस फोकस कर लेंगे, बट जो प्रीलिम्स पॉइंट से हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे लिए ये इन्वायरमेंट का है, ये जल ही अमृत। ठीक है। जल ही अमृत, आपको पता है कि अमृत 2.0 अभी ये चल रहा है, ये लॉन्च हुआ है 2021 में। ठीक है। और आपको पता है कि अमृत 2.1 का बात करते हैं, या अमृत जो इस इनिशिएट हुआ था सबसे पहले, वो स्टार्ट हुआ था 2015 में। ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये 2.0 लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली इसी के अंदर जो है ये इनिशिएटिव है जल ही अमृत। ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे बेसिकली ये क्या क्या इसमें हम लोग का फाइंडिंग हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली जो अमृत 1.0 में जो था, ठीक है, इसको कैसे उस चीज़ को और आगे फर्दर इनिशिएट करना है, और उस सेकेंड फेज में उसके एम को किस तरह से रीच करना है, इसी पे बात किया गया। और इसमें बेसिकली फोकस किया गया है वाटर सिक्योर सिटीज़ को लेकर के। ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग अभी और डिटेल्स में देखेंगे। ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट और वाटर मैनेजमेंट पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है कि किस तरह से जो स्टेट एंड यूटीज़ हैं उसको इंसेंटिवाइज किया जाए इन द मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। और ये जो भी ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उसको किस तरह से इंसेंटिवाइज करना है, इस जल ही अमृत के अंदर, ये इनिशिएटिव के अंदर रखा गया है। ठीक है। सो ये चीज़ है, इसमें हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को किस तरह से सप्लाई करना है। ठीक है। तो इस पे भी बात किया गया है, ताकि जो एक इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड है, ताकि एक सस्टेनेबल वे में रिसाइकल किया जा सके वाटर को, उस चीज़ को कैसे मीट करना है। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे फोकस किया, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। बस इतना ये ध्यान रखना कि जल ही जो अमृत है ये बेसिकली आपको रखा गया है अमृत 2.0 के अंदर। ठीक है। देखो लो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट से भी से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है। ठीक है। UPSC भी, तो इस चीज़ को हम लोग को माइंड में रखना होगा। जैसे अमृत 1.1 का 1.0 का बात करते हैं, अमृत 1 का, तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैंने हम लोग देखा था। और अमृत 2.0 जो है ये 2021 में। ठीक है। सो इसका देखो, जो फर्स्ट अमृत 1 था ये 2015 टू 20 इसका टारगेट रखा था, मिशन था, पीरियड। बट ये जो अभी रिसेंट वाला जो है 2021 का, ये 2026 तक चलेगा, 5 ईयर्स का टारगेट है। ठीक है। और इसमें था कि 500 सिटीज़ एंड टाउन को फोकस किया गया था, और बाकी इसमें जो है ऑल स्टेचुटरी टाउन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देखो इसमें ना, अगर बता दें कि अमरूद 2.0 है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, कि इसमें तो जितने भी 500 सिटीज़ एंड टाउन उसको तो मैनेजमेंट करना ही है, बट इसमें जो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको पता है कि फंक्शनल टैप वाटर पे जो बात किया जा रहा है, ठीक है, तो नल से जल जो अभी चल रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि फंक्शनल टैप टू ऑल हाउस होल्ड्स जो है ये किस तरह से सप्लाई करना है। ठीक है। इस पे भी ध्यान रखा गया है, मेजर इस पे फोकस एरिया है। ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग, आपको पता है कि ये बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है कि वाटर रिसाइकलिंग का क्या यूजेस है। तो एक सस्टेनेबल वे में इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल के लिए एक हेल्प करता है इन्वायरमेंट में। ठीक है। जो कि
जो भी ऐसे वाटर स्कार्सिटी होता है इन फ्यूचर, उसको थोड़ा-सा टैकल कर सकता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ हम लोग को पता है ऑलरेडी। वाटर यूज़ टेक्नोलॉजी में देख लो, क्योंकि कभी-कभी साइंस में पूछ लेता है, जैसे मेंस प्लस प्री का भी बात करें तो, ठीक है? तो ये देखो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर है, ये हम लोग यूज़ करते हैं वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी में। किस तरह से हम लोग वाटर को ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है? ये क्या है, बेसिकली एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट किया जाता है सोल्यूबल कंपाउंड से, ठीक है? तो ये ध्यान रख लो। फिर रिवर्स ऑosmosis, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि किस तरह से इसका यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। और जनरली हम लोग घर पे जो आरओ लगा होता है, ये भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है? डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कभी कभी पूछ लेता है कि हम लोग अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है या फिर ओजोन होता है, उसको हम लोग अपने बेनिफिट के लिए कहाँ यूज करते हैं। तो जो भी ऐसे हम लोग वाटर में जो होता है इन्फेक्शन, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको किल करने में ये हेल्प करता है, ताकि जो फर्दर वाटर है उसको ट्रीट कर सके और हमारे जो बेनिफिट बेसिकली हमारे जो बेनिफिशियल होता है ये वाटर, ठीक है? तो इस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस रिवर्सल जो है, ये भी बेसिकली आयन सेपरेशन मेथड होता है, ठीक है? जिसमें कि बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और फर्दर उस चीज़ से हम लोग इस वाटर को ट्रीट करते हैं, ठीक है? थर्मल इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन भी है, ठीक है? तो ये भी सारा का जो प्रोसेस है ये हम लोग यूज करते हैं। चाहो तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। देखो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है इसका, ऑब्वियस सी बात है, मेंस में जाओ तो इसको अच्छे से लिखो, ठीक है? ये वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है? ताकि जो भी ऐसे स्ट्रेस एरिया है या फिर एरिड एरिया है, वहाँ पे बेनिफिट करेगा, ठीक है? सो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी हम लोग वाटर का कैसे यूज करेंगे, ठीक है? तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि कैसे कर्नाटका की इंडस्ट्री में जो ट्रीटेड वाटर का प्रायोरिटीज़ है, कैसे उसका ज़रूरी पड़ गया है और उसको यूज किया जा रहा है। एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर बात करें तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र में यहाँ भी ट्रीटेड वाटर के लिए जो है, ट्रीटेड वाटर का हम लोग एग्रीकल्चर यूज़ में कर रहे हैं, ठीक है? सो इस तरह से है। और कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो ये सब चैलेंजेस कॉमन है, लाइक ट्रीटिंग वाटर जो है ये प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन के लिए, तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है ना, ये इसको बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग ट्रीट करना होगा। लाइक इसमें जो ऑयल होते हैं उसको रिमूव करना, साल्ट, सॉलिड मटेरियल्स, ये सब, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, ये सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है? तो क्यों, और इसमें क्या है कि जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। देखो इंडिया एंड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रीयूज में देख लेते हैं इंडिया का क्या है। तो अर्बन में अगर हम लोग बात करते हैं तो 31% जो हाउस होल्ड हैं अभी भी उनका पाइप वाटर नहीं मिल पाया है, जो टैप वाटर का जो चल रहा है इस चीज़ में। एंड 67% जो है वो अभी पाइप्ड सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से ये अर्बन सिस्टम का, अर्बन में ये कंडीशंस देखने को मिलता है। इरिगेशन के फील्ड में अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक तरह से सबसे ज़्यादा वाटर यूज करता है, ग्राउंड वाटर यूज करता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे है कि 78% जो है वो टोटल रिजर्व का इंडिया यूज करता है इन इरीगेशन। और इसी तरह से है, आपको पता है कि इंडिया में अगर बात किया जाए तो 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, ठीक है? बट 4% जो इसका वाटर रिसोर्सेज है, ये बेसिकली वाटर स्ट्रेस कंट्री के तौर पे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? और चलो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सो कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो कि आप चाहो तो देख सकते हो। लाइक एक है नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन 2022, पावर टैरिफ पॉलिसी 2016, ये सब है। एंड इतना ज़्यादा ये हमारे लिए नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग। हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग है क्या, ये देख लेते हैं। देखो एक टर्म आया है, ठीक है, कोस इट फ्लो एक नया सिस्टम है जो कि ये कलेक्ट करेगा हाइपर लोकल डेटा को फॉर फ्लड फोरकास्ट लॉन्च्ड। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जो ये फ्लड फोरकास्ट है, इसमें आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन होने वाला है, वेदर का क्या है। तो ये प्रिडिक्शन के तौर पे हमारे लिए एक बेटर रोल प्ले करेगा, ताकि हम अपना फर्दर यूज कर सकेंगे, एक प्रिसाइज डेटा कलेक्ट कर सकेंगे इसमें, ठीक है? तो चलो ठीक है, ये बेसिकली केरला में लॉन्च हुआ है, ठीक है? ये देखो ये ध्यान रख लेना, पेरियार तो पता ही होगा कि रिवर केरला में है। और ये जो चालाकुड्डी रिवर भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो बेसिन है ये इसी को लेकर के फ्लड प्रोन जो है
एरिया वहाँ पे ये केरला में लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कॉस्ट ईट फ्लो क्या है। ठीक है, कॉस्ट ईट फ्लो बेसिकली कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लोड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इक्विनॉक्स और कुछ में रन किया जा रहा है। ठीक है, इक्विनॉक्ट से। और ये बेसिकली जो है कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, एक कोची बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। एंड ये रिकग्नाइज किया गया है बाय यूनिसेफ क्लाइमेट टेक का कोहोर्ट, जिसमें कि ये 100 रेन गॉज को यूज करता है। ठीक है, बेसिकली इसमें इंस्टॉल किया गया है इन एर्लाकुलम, इडुक्की एंड त्रिशूर में, जिससे कि पता चलेगा बेसिकली डेटा कलेक्ट करेगा। तो देखो डेटा ऑन रेनफॉल रिवर और टाइडल एंड ग्राउंड वाटर जो है ये कलेक्ट किया जाएगा प्राइमरली बाय द स्टूडेंट वीमेन। ये इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेक्स होल्डर शामिल हैं जो कि इस डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे इस फ्लड और जो भी ऐसे वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प होगा। देखो हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग जो है ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेट्रोलॉजी है जो कि पिन पॉइंट वेदर कंडीशन से बोल सकते हैं एक्सट्रीमली लोकलाइज एरिया में इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एक मेट्रोलॉजी का ही एक बोल सकते हैं वी कैन से कि स्पेशलाइज फॉर्म है जो कि वेदर कंडीशन को पिन पॉइंट करता है। देखो करंट फोरकास्टिंग लेवल अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इशू वेदर फोरकास्टिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इशू करता है वेदर फोरकास्टिंग को। और भी बहुत ऐसे सब डिविजनल स्केल देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह पे इसको किया गया है और इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। देखो नीड फॉर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग क्यों इसका ज़रूरत है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे ट्रॉपिकल कंट्री का बात करते हैं लाइक इंडिया, तो यहाँ पे वेदर जो है ना ये वेरी करते रहता है। ठीक है, लो से हाई मतलब सिचुएशनली ये वेरी करते रहता है। सो हाइपर लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग जो है ये बेटर यूटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें क्या होता है ना कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के रिलेशन में कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, एक ही एरिया में बहुत सारे ऐसे डाइवर्स सिचुएशन देखने को मिलते हैं वेदर का। तो हम लोग प्रिसाइजली एक सिंपली मेज़र नहीं कर पाते हैं जो, ठीक है, और हम लोग को करेक्ट डेटा नहीं देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हाइपर लोकल जो फोरकास्टिंग है, तो ये लोकल वाइज एरिया वाइज हम लोग को एक बेटर डेटा देगा जिससे कि हम लोग को वेदर एनालिसिस में हेल्प होगा। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस हाइपर लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग का। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग का डेटा पहले मिल जाता है तो हम लोग जो भी ऐसे अपकमिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि और फिर है जैसे कि एक सेफ गार्ड करेगा एग्रीकल्चर लिवलीहुड में। ऑब्वियस सी बात है जब अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसा वेदर चेंजेस होते हैं तो क्रॉप्स पे भी एक डाइवर्स सिचुएशन और डाइवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको भी टैकल किया जा सकता है इस हाइपर लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग के हेल्प से। ठीक, फिर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस है, इसमें किस तरह से इंडिया का क्या रोल है यहाँ से पता चल सकता है अगर प्रिसाइजली डेटा को कलेक्ट किया जाए तो। बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकता है इन अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिला है। नेक्स्ट देखो बाकी उतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये ओवरऑल हम लोग मेंस पॉइंट से देख रहे हैं। बट ये टर्म पूछ सकता है कि हाइपर लोकलाइज डेटा है क्या, इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो इस तरह से कभी कभी पूछा जा सकता है। देखो कि इनिशिएटिव जो लिया गया है जो कि हाइपर लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे ग्राम पंचायत जीपी लेवल वेदर फोरकास्टिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक जॉइंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, और साथ ही साथ आईएमडी का। तो ये क्या करेगा कि आवरली फोरकास्ट करेगा एट जीपी लेवल। तो ये ध्यान में रख लेना कि इसमें तीन मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ तीन मिनिस्ट्री वी कैन से कि दो मिनिस्ट्री एंड एक आईएमडी है। ठीक है, सो यहाँ से ये ध्यान रखना है। मिशन मौसम भी एक है। ठीक है, मिशन मौसम, तो मिशन मौसम जो है ये इन्हांस करेगा इंडियाज के वेदर्स एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग में बाय 2026। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि वाइडर नेटवर्क ऑफ रडार को इंस्टॉल करना है, विंड प्रोफाइलर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, रेडियोमीटर को करना है ताकि एक बेटर ऑब्जर्वेशन मिल सके। देखो विंड क्या है, विंड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, ये क्या है कि बेसिकली जो
डेटा को कलेक्ट करना है ऑल वेदर सिस्टम, ताकि जो जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में, और वो हाइपर लोकल वेदर डेटा को इसके थ्रू हम लोग कलेक्ट करेंगे। बेसिकली नाम से ही इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलो अब चलते हैं, कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ होते हैं शॉर्ट्स न्यूज़, तो इसको हम लोग अब प्रिसाइजली देख लेंगे। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन रिलीज किया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ठीक है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या फाइंडिंग रहा है, ठीक है। फाइंडिंग बेसिकली हम लोग फाइंडिंग देख लेते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट का। तो हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम का बात करते हैं, तो 2023 को ये हॉटेस्ट ईयर माना गया ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर जो है ना, ये बहुत कम होते गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लार्ज टेरिटरी में वो मतलब एक बोल सकते हैं कि डिक्रीज होते गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2023 जो है ये था ड्राइएस्ट ईयर फॉर ग्लोबल रिवर, ठीक है, इन 30 ईयर, ठीक है। तो इतना बस माइंड में रख लेना कि बहुत ही डाइवर्स सिचुएशन 2023 का रहा। लेक क्वारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक क्वारी पूछ सकता है ऐसे मैथली कॉलम या कुछ भी। तो लेक क्वारी क्या है? ये अमेजन में देखने को मिलता है। ये बेलो नॉर्मल वाटर लेवल फेस किया है, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर को लीड करता है। ग्लेशियर का बात करते हैं, तो ये लार्ज मास लॉस हुआ है, ठीक है, अभी लास्ट 5 डिकेट्स में। अब चलते हैं नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये 5th नेशनल वाटर अवार्ड ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो ये जल शक्ति है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका एम क्या है कि किस तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है, वाटर के इंपॉर्टेंस को बताना है और लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि जो बेस्ट वाटर यूसेज है उसका प्रैक्टिस, बेस्ट वाटर यूसेज का प्रैक्टिस वो कर सके, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को बीच अवेयरनेस फैलाना है नेशनल वाटर अवार्ड में। देखो, इसमें 9 कैटेगरीज हैं, लाइक बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में एक बार रख सकते हो। पंचायती, अर्बन, लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो इसी तरह से ये जितने भी इस तरह से हैं, देखो एक बार रख लो, स्कूल्स, कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, किस कैटेगरी में नहीं दिया जाता है। सो एक बार ध्यान में रखना जरूरी है प्लेम्स पॉइंट से। तो यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उड़ीसा जो है ये बेस्ट स्टेट के अंदर इसको मिला है, एंड सूरत और गुजरात को है ना बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इसको अवार्ड मिला गया है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गाइडलाइन, ये है फॉर प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग। आपको पता है ग्रीन वॉशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इन द सेंस कि हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में रहा है पहले ही, बट पूछा नहीं गया है। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली ये होता है, एक बार पूछा गया है, इफ़ आई एम रिकॉलिंग, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली एक टर्म होता है जिसमें कि हम लोग को ये देखने को मिलता है, कंपनी जो होते हैं ना, कंपनी होते हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं इन द नेम ऑफ ग्रीन, ठीक है। कि जो है वी कैन से कि इन द नेम ऑफ नेचर फ्रेंडली, और इस कंपनी का जो मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको सेल करते हैं, जो कि ये जो होता है नेचर फ्रेंडली होता नहीं है, बट इनका एक मोटो रहता है कि इस तरह से अगर हम लोग लोगो लगाते हैं या फिर इस चीज़ को दिखाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। बट फाइनली ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट को हार्म करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस आए हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ये इशू करता है गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम 2024, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 एंड प्रोहिबिट ग्रीन वॉशिंग, ये इसको क्या है कि जो फिर से इसको फर्दरनेस किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के, क्योंकि अभी रिसेंट 2024 वाला आया है, पहले भी था, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस और गाइडलाइन है इसमें। तो ये ग्रीन वॉशिंग को क्लियरली इसमें डिफाइन किया गया है। देखो हम लोग अब अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा डिसेप्टिव और मिसलीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे कि काउंसलिंग हो गया, ओमिटिंग हो गया, ठीक है, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करना हो गया। तो इस तरह से जो भी ऐसे होते हैं वेग और फॉल्स, या फिर जो भी वी कैन से कि अनसब्सटेंशिएटेड इन्वायरमेंटल क्लेम हो गया। तो इस तरह से जो कोई भी कंपनियां या फिर अपने प्रोडक्ट को लेकर को करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को इसमें अंदर डिफाइन किया गया है कि जो भी ऐसे मिसलीड करते हैं अपने प्रैक्टिसेस से, तो ये सारा का सारा ये ग्रीन वॉशिंग में आ जाएगा। देखो एप्लीकेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं।
तो ये जो गाइडलाइन है कहाँ कहाँ पे होंगे एप्लीकेबल, तो ऑल इन्वायरमेंटल क्लेम्स, ठीक है, लाइक मैन्युफैक्चरर पे हो गया, सर्विस प्रोवाइडर पे हो गया, प्रोडक्ट सेलर पे हो गया, एडवर्टाइजर पे हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। और जिनका सर्विस जो है अवेल फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सच प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसे सर्विसेज या एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं तो इस चीज़ पे क्लेम किया जा सकता है, और ये गाइडलाइन इन पे लागू होगा कि आप मिसलीड नहीं कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर के। सब्सटेंशियल सब्सटिएशन ऑफ सब्सटीट्यूशंस ऑफ, देखो इन्वायरमेंटल क्लेम, ठीक है। तो ये क्या है कि यूज़ यूज़ कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज लाइक एंड एक्सप्लेन मीनिंग और इम्प्लीकेशंस ऑफ टेक्निकल टर्म्स, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि इस किसी भी, अगर आप सेटअप कर रहे हैं इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या एक बैड और इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ऑल इन्वायरमेंटल क्लेम्स जो है ना, ये सपोर्ट किया जाएगा बाई एक्सेसिबल वेरीफाइबल एविडेंस ऑन इंडिपेंडेंट स्टडीज, ठीक है, और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर, इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें ऑल इन्वायरमेंटल क्लेम जो है ना, जैसे एड्स में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, ये फुल्ली डिस्क्लोज किया गया है। ऑब्वियस है, डिस्क्लोज रहेगा तभी पता चलेगा। और तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। चलो अब चलते हैं इनवीसैट इंडिया 2024, ठीक है, इनवीसैट इंडिया 2024। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये रिलीज़ किया, मोस्टली ये रिलीज़ करता है 7th इशू ऑफ इनवीसैट इंडिया 2024, ठीक है, इन्वायरमेंटल अकाउंट, ये नाम इसका टाइटल है, तो ये ध्यान में रख लेना है, इनवीसैट इंडिया 2024 इन्वायरमेंटल अकाउंट। तो ये जो इनवीसैट है, इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स, ये कंपाइल किया गया इन अकॉर्डिंग विद द सिया। सिया बेसिकली है क्या, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। तो इनवीसेट ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ओवर टाइम जो हुए हैं अक्रॉस लोकेशंस और मेन फैक्टर्स, तो ये जिस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है वो इसको इसमें ध्यान रखा गया है इनविसेट में, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली पब्लिकेशन ये इंक्लूड करता है, ऐसे 4 एरियाज़ हैं, लाइक एनर्जी अकाउंट, ओशियन अकाउंट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ये प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे इंक्लूडेड हैं 4 एरियाज़, ठीक है। तो इसमें 4 एरियाज़ हैं इनवीसेट में, तो ये ध्यान रख सकते हो। देखो सिया, सी एफ एंड सिया ई एफ, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले कि हम लोग थोड़ा इसका आगे कुछ हाईलाइट देख लेते हैं, इनविसेट इंडिया 2024 का क्या है। इंडिया इमर्ज करके आ रहा है एज वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। और इफ़ आई एम करेक्ट, अभी 2024 में इंडिया का एनर्जी में है ये 63 है रैंक, ठीक है, इंडेक्स में, तो ये ध्यान रखना। अराउंड 72% इंक्रीज इन नंबर एंड अराउंड 16% इंक्रीज इन एरियाज, ये टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज है ड्यूरिंग 2000 से 2023 तक, ठीक है। तो ये माइंड में रख लो। कवरेज ऑफ मैंग्रो जो है ये बेसिकली इंक्रीज हुआ है अराउंड 8%, ठीक है, ये 13 से 21 के बीच में। देखो इस इनवीसेट का क्या है सिग्निफिकेंस, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है, और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये देखने को मिलेगा। प्रोवाइड करता है अल्टरनेट मीन्स ऑफ मेजरिंग प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस एंड गो, अगर हम लोग बात करते हैं जीडीपी का अगर भी उठ जाता है तो डेटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, इनविसेट। सी बेसिकली देख लो, ये सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है इंटरेक्शंस बिटवीन द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ एज वेल एज द स्टॉक्स एंड चेंज इन द स्टॉक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एसेट्स। देखो 2 टाइप के होते हैं ना सिया, तो एक होता है सी आई, ठीक है, एक सेंट्रल फ्रेमवर्क का अगर बात करते हैं, एक सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है और एक उस इकोसिस्टम अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, जो सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है, सेंट्रल फ्रेमवर्क और इकोनॉमिक, ठीक है, अकाउंटिंग। तो देखो ये मेजर्स मेजर्स इन्वायरमेंटल एसेट्स एंड इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज और हाउ द इकोनॉमी यूज देम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे ये देख लो, जैसे सेंट्रल फ्रेमवर्क में जैक टिम्बर हो गया, वाटर हो गया, फीस, सॉइल मटेरियल। बट इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक अकाउंटिंग में, तो ये आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, ठीक है। तो मेजर इकोसिस्टम एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड टू इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटी, तो इस तरह से ये इसमें आ जाएगा। एक सेकेंड,
तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा है ना, इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इकोसिस्टम अकाउंटिंग, ठीक है, इकोसिस्टम अकाउंटिंग। तो इसमें ये ध्यान रख लेना है कि ये एक ब्रॉड ब्रॉड आइडिया इसमें रखा गया है, लाइक फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, कोरल रीफ एंड वेटलैंड हो गया। तो इस तरह से अब चलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल अकाउंट इन इंडिया। इन्वायरमेंटल अकाउंट्स इन इंडिया देख लो, जैसे कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस अंडर मॉस्पी, ये किसके अंदर आता है, ये भी यहाँ से मिल सकता है, तो मॉस्पी के अंदर आता है। सो ये मैंडेट करता है विद द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग फॉर इंडिया। मॉस्पी रिलीज करता है, रिलीज किया दी स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट इन इंडिया 2022-26। एक है नेकेब्स है, ठीक है। तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस नेकेब्स में। नेकेब्स जो है ये बेसिकली पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है, तो बाय द UNSD, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिक डिवीज़न, UNEP एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ CBD, ठीक है। इन ये कब हुआ, तो 2017 में। फर्स्ट इनविस सेट जो है ये रिलीज किया गया था इन 2018 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर पार्थ दासगुप्ता कमेटी, ठीक है, पार्थ दासगुप्ता कमेटी। चलो ये ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट फॉरेस्ट अंडर द फायर रिपोर्ट रिलीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना, तो प्रीलिम्स पॉइंट से ये माइंड में रख सकते हो। तो ये रिपोर्ट फोकस कर रहा है द ट्रैकिंग एंड ओवर आर्किंग forest goals like eliminating deforestation and forest degradation and restoring 30% of degraded forest area by 2030। तो ये जो गोल है ना, ये गोल इस्टेब्लिश किया गया बाय द इंटरनेशनल कमिटी लाइक यू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2014, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन 2021 एंड कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022। तो इन्होंने सब मिल करके बहुत पहले से ये चलते आ रहा है कि किस तरह से जो डिफोरेस्टेड लैंड है उसको रिस्टोर करना है, या जिस तरह से डिफोरेस्टेशन तेज़ी से चल रहा है उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज करना है, यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल एंड प्रोग्रेस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट डिफोरेस्टेशन बाय 2030, ठीक है। अगर 2030 तक किस तरह से जो डिफोरेस्टेशन है उसको किस तरह से एलिमिनेट करना है, बेसिकली 6.37 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ना डिफोरेस्टेड हुए हैं इन 2023, मच ग्रेटर दैन द टारगेटेड, ठीक है। तो जो टारगेट रखा गया था 4.38 मिलियन हेक्टेयर का, ठीक है, तो उसमें भी अगर बात करते हैं हम लोग से जो टारगेट रखा गया है, बेसिकली एक था मानना कि 4.38 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ये रहेगा, बट 6.37 चला गया है, ठीक है। 3.8 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है इन 2023, मेकिंग डिफोरेस्टेशन फोर्थ हाईएस्ट इमिटर आफ्टर चाइना, USA एंड इंडिया। देखो नेक्स्ट है एक KBAS है, एलिमिनेट ट्री कवर लॉस इन फॉरेस्टेड की बायोडाइवर्सिटी एरिया, ठीक है। तो ओवर 1.4 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है ना ये लॉस हुए हैं विद इन फॉरेस्टेड की बायोडाइवर्सिटी एरिया इन 2023। कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, ठीक है, ये नियरली 1/3 ऑफ द जो एरिया है ये फायर के कारण लॉस हुए हैं सिंस 2001, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उतना कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ठीक है, बस चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, ठीक है, यूडीआर है क्या, तो यूडीआर जो है ना ये यूरोपियन कमीशन ये अभी प्रपोज किया है टू एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूडीआर बाई 1 ईयर, अभी 1 साल और बढ़ाने का किया है अपने टारगेट को, यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशंस। तो ये बेसिकली है कि हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिकली एम क्या है, ये इंश्योर करेगा अ सेट ऑफ की goods placed on the EU market will no longer contribute to deforestation and forest degradation in use and elsewhere in the country। बेसिकली इनका ये है कि जो भी ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में हैं जो कि डिफोरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको यहाँ पे हटाने का काम किया गया है, और ये टारगेट सेट किया गया है कि किस तरह से जो है ना ये मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ऐसे डिफोरेस्टेशन वाले प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे डिफोरेस्टेशन वाले गुड्स। तो ये अप्लाई किस पे होता है ये ध्यान रख लो, ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, लाइक पाम ऑयल हो गया, सोए हो गया, बीफ हो गए, कोकोआ हो गया, टिम्बर हो गया। तो इस तरह से इन सारे चीज़ को ना यहाँ से इस मार्केट से हटाने का काम किया गया है, और बेसिकली इसमें रखा गया है कि इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके रखेंगे विच कंट्रीब्यूट टू द डेफोरेस्टेशन, और इसको फर्दर यहाँ से मार्केट से
रेगुलेट करके इसको एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा। दिस रिक्वायर्स कंपनीज टू वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंश्योर दैट दे आर प्रोडक्ट इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये भी ध्यान रखना है कि देखो ऑब्वियस क्या है, ये सारे चीज़ को तो हम लोग पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखा जाएगा कि ये कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, और इसको क्या ये सस्टेनेबल वे में यूज हो रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोकोआ हो रहा है, तो कोकोआ का क्या किस तरह से यूज किया जा रहा है, सस्टेनेबल वे में किया जा रहा है नहीं। अगर सस्टेनेबल वे में नहीं किया जा रहा है तो इस चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। ये नहीं कि अपने पर्पज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लोग इसको एक मास लेवल पे इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इट विल एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर द कंट्री जो कि एक्सपोर्ट करता है यू को। तो अब ये सी बात है, अगर कोई दूसरे कंट्री यूरोपियन यूनियंस में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि उस कंट्री पे बैन लगाया जाएगा, उस कंट्री पे बैरियर टाइप का कुछ ए पे क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह से बस ध्यान में रख लेना है कि यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशंस में ये सारे फ्रेमवर्क हैं, ये सारा चीज़ इंक्लूड किया गया है जो कि कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स देख लेते हैं। ये अ कोलिशन ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये रेज के हैं कंसर्न ओवर प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट बेसिकली होता क्या है, एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अलाउ करता है प्राइवेट कंपनीज को फाइनेंस एक्टिविटीज़ में, लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन में। देखो पर्पज़ क्या है इसमें, क्या है कि नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ऑन नेचर्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको ध्यान में रखा जाना है। अनलाइक बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स जो है ना, ये बेसिकली आर नॉट लिमिटेड टू कंपनसेटिंग फॉर द कंपनीज, लाइक अगर बात करते हैं निगेटिव एंड अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स ऑन नेचर, तो इस चीज़ में है रखा गया है। तो यहाँ पे बस ये था। बेसिकली इसमें ये होता है ना कि अगर कोई कंपनीज है तो कंपनी अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट या फिर कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट जो नेचर पे होता है उस चीज़ को भी फर्दर यूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस कंपनी को कंपनसेट किया जाएगा, उस चीज़ से उसको बाहर रखा गया है। सो इस तरह से है, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट में यही है, अगर आप किसी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर बाय द वे हो जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे फर्दर कंपनी को फाइनेंस करना है कि ताकि आप उसको रीस्टोर कर सको। बट ऐसा नहीं कि आप अगर इंटेंशनली निगेटिव और अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट कर रहे हैं नेचर पे, तो उस केसेस में ऐसा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ऐसा कंपनसेट नहीं किया जाएगा, ये लिमिटेड नहीं है। देखो फंक्शनिंग क्या है, स्टेक होल्डर्स जो हैं दैट हैव अ गोल टू कंजर्व और रिस्टोर लैंड, ठीक है। ये बेसिकली इसमें उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट क्रेडिट्स अप्लाई किया जाएगा ताकि आप लैंड को रिस्टोर कर सको, कंजर्व कर सको। प्राइवेट कंपनी जो है ये क्रेडिट को परचेज कर सकते हैं टू मेड देयर बायोडाइवर्सिटी और नेचर बेस्ड कमिटमेंट, ठीक है। देखो अब चलते हैं ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका। ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका एक बहुत ही बिग इशू है। इसमें बिग इशू ये हो गया है कि जो आपको पता है कि अंटार्कटिका एक कितना आइस का सीट है, और इसमें क्या हो रहा है कि ग्रीनिंग के कारण वी कैन से कि बहुत ज़्यादा जो है इसका बेसिकली ये पर्पज़ क्या है अंटार्कटिका का, कि इस पे जो है ना ये बेटर अल्बिडो का वर्क करता है। बेटर अल्बिडो में क्या होता है कि जो सनलाइट होता है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और इसमें क्या हो रहा है कि अभी ग्रीनिंग के कारण जो है हीट एब्जॉर्ब होगा, और इससे फर्दर क्या होगा कि जो इसका जो ये अंटार्कटिका का जो आइस शीट है ये मेल्ट करेगा धीरे धीरे। तो ये यहाँ पे देखने को अभी रिसेंट क्लाइमेट चेंजेस के कारण ग्रीनिंग देखने को मिला अंटार्कटिका में। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो जो है ना ये क्लाइमेट क्राइसिस के कारण जो है ये अंटार्कटिका पेनिनसुला जो है उसका प्लांट कवर हो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं बेसिकली ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका में है क्या। तो ये यहाँ पे बहुत ऐसे वेजिटेशन का ग्रोथ एक मास लेवल पे देखने को मिल रहा है, लाइक मोसेस जो हैं ये भी इनका डोमिनेट कर रहे हैं आइस और बेयर रॉक पे, ठीक है, और ये बेसिकली ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव। तो देखो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो वार्मिंग है इन रीजन जो मच फास्टर देन ग्लोबल एवरेज से तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि 2016 से 21 में के बीच में देखने को मिला है। वेजिटेशन जो है ना ये एक्सपेंड हुआ है 10 फोल्ड बिटवीन 86 एंड 2021। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा डाइवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड हमारे अर्थ के लिए। इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है कि इन्वेसिव स्पेसिस जो है यहाँ पे एक मास लेवल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ होगा, ठीक है, जो कि जो लोकल वाइल्ड लाइफ हैं उनको हार्म कर सकते हैं।
और क्लाइमेट इफेक्ट किस तरह से ओवर्स हो रहा है, ये रिड्यूस करेगा कंटिनेंट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, जो कि एल्बिडो होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये देखें, देखो कोऑर्डिनेशन कमिटी नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन आईजीपी रीजन। आईजीपी रीजन इन इट मीन्स इंडो गैंगेटिक प्लान रीजन, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कमिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे क्या वर्क कर रही है आईजीपी रीजन में, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। देख लो जैसे एक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप किया गया था जो एनालाइज करेगा एयर क्वालिटी को, ठीक है। सो इसमें 10 मेंबर्स पैनल हैं जो कि वर्क करेंगे ऑन कम्प्रहेंसिव मिटिगेशन मेजर्स, जो कि चेक करेगा एयर पोल्यूशन को अक्रॉस, ये ध्यान रख लो। तो एक है बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑन अकाउंट ऑफ टिपिकल जियोग्राफी एंड मेट्रोलॉजी, ये स्टेट्स है जो ना, ये बेसिकली हाई बेसलाइन लेवल है ऑफ एयर पोल्यूशन इस रीजन में, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन हैं, इसमें जितने स्टेट्स थोड़े बहुत हैं, ओवरऑल तो नहीं इंक्लूड किया गया, बट जो भी है इसको कैसे एनालाइज करना है और कैसे एयर पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन पैनल जो है ये टॉक विद द इंटीग्रेटिंग स्टेट सेक्शन प्लान्स टू डेवलप आईजीपी रीजनल एयर शेड मैनेजमेंट प्लान, ताकि इस इम्प्लीमेंटेशन को मोनिटर अच्छे से कर सके। तो इतना बस रख लो, ये बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट्स हैं इसको ध्यान में रखना है कि इस आईजीपी प्रोग्राम आईजीपी रीजन में कौन कौन से हैं टू मॉनिटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है बहुत पहले से। सो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि पीएम सूर्य घर योजना और मुफ्त बिजली योजना के अंदर में है, और कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गाइडलाइंस नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाई करता है ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू इनकरेज एडवांसमेंट इन रूफ टॉप सोलर टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स, इंटीग्रेशन टेक्निक्स। गाइडलाइन जो है ना ये इशू किए गए हैं फॉर द अदर सब कंपोनेंट लाइक मॉडल सोलर विलेज एक्सेट्रा। इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना है, इंडस्ट्री को न्यू कंसेप्ट पे, ठीक है, जो कि फोकस करेगा इमर्जिंग सॉल्यूशन लाइक ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग एक्सेट्रा पे। एलिजिबिलिटी टारगेट ग्रुप इसमें है क्या, ये देख लो। तो एक कोई भी ऐसी एंटिटी और इंडिविजुअल और इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, इसमें शामिल है, ठीक है, जो कि जॉइंट रिसर्च एंड डिज़ाइन कर सके, इसके लिए ये एलिजिबल है। देखो टेन्योर क्या है इसका, प्रोजेक्ट जो है ना ये है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ्स। फंड का बात करते हैं तो 500 करोड़ टू इनकरेज एडवांसमेंट इन रूफ टॉप सोलर टेक्नोलॉजी, तो ये यहाँ पे रखा गया है 500 करोड़ का। फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट का अगर बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ना ये 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, और वी कैन से कि 30 करोड़ जो भी ऐसे कम होगा उस चीज़ को इसमें दिया जाएगा। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिल्म्स पॉइंट से, तो नाइस है, नाइस, ठीक है, नाइस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी देख लो, कुछ बेसिकली इसको हम लोग देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना, ये अभी 2024 में लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री अगर पूछे तो पूछेगा भी, इम्पोर्टेंट है ये। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल ईयर इसका बात करते हैं तो 2026-27 है। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि रूफ टॉप सोलर को इंस्टॉल करना है और फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 मंथली यूनिट और 1 करोड़ हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 300 यूनिट या 400 500 यूनिट, बेसिकली अभी रिसेंटली कुछ किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सो ये माइंड में रख लेना, 300 यूनिट है, ठीक है, मंथली। सब्सिडी बेनिफिट का बात करते हैं तो ये 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम्स और अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी एंड 40% ऑफ द एडिशनल सिस्टम्स कॉस्ट फॉर सिस्टम बिटवीन 2 to 3 किलोवाट कैपेसिटी, इसमें ये सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना माइंड में रख लो किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, कितने यूनिट दिया जा रहे हैं, इसका टाइमलाइन क्या है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 क्या आया रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये रिलीज करता है, IEA, ठीक है। बेसिकली इट्स अ फ्लैगशिप वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 इन्होंने रिलीज़ किया। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका की ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, ठीक है। तो जियो पोलिटिकल टेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ना ये मेजर रिस्क हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, ऑब्वियस बात है, और अभी वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन चल भी रहा है। तो अराउंड 20% का अभी टूडेज ग्लोबल ऑयल
एंड एलएनजी सप्लाईज है जो बेसिकली फ्लो और पास ऑन होता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम चौक पॉइंट इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। सो ये बहुत ही, अगर इस रीजन में अगर कोई कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का कारण बन जाता है रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी। क्लीन एनर्जी जो है, क्लीन एनर्जी एंटरिंग दी एनर्जी सिस्टम एट अ अनप्रेसिडेंटेड रेट, ठीक है। और इसमें बस इतना हम लोग को ध्यान रख लेना है। देखो, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जो है विल बी जनरेटेड बाय द लो इमिशंस सोर्सेस बिफोर 2030, तो इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब ये बन सकता है प्लेन्स पॉइंट से। यूनियन कैबिनेट अभी इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ द लेटर ऑफ इंटेंट इनेबलिंग इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये डिज़ाइन किया है एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द हब ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रख लेना कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे ये डिजिग्नेट किए गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? BEE, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलो, अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया इन 2020 एज द सक्सेसर ऑफ द IPEEC, ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, जिसमें कि इस सबसे बड़ी बात यह है इंडिया इसका मेंबर है। मैंडेट का बात करते हैं तो इट्स अ ग्लोबल फ्रेमवर्क डेडिकेटेड टू द फोस्टिंग कोलैबोरेशन और प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। देखो, GFC फंड क्या है, ठीक है, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। तो GFC फंड ये लॉन्च किया है, इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट कॉल फॉर टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। GFC फंड है क्या? तो ये सेटअप किया गया ड्यूरिंग द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ICCM5 में इस चीज़ को सेटअप किया गया इन 2023 इन बोन, जर्मनी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट है ये कहाँ पे हुआ? तो बोर्न एंड जर्मनी में, ये 2023 में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये ऑपरेशनल डिसीजन एंड ओवरसीट्स फंक्शनिंग में वर्क करेगा एंड इसका ये इट्स कंपोज ऑफ द 2 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ईच यूनाइटेड नेशंस रीजन्स लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डोर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। देखो, इट्स कंप्लीमेंट एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म लाइक ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी हो गया, फंड दैट सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड। नाउ नेक्स्ट, कुछ ऐसे ग्लोबल इनिशिएटिव हैं फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, लाइक स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट है, हो गया, ठीक है, बासल कन्वेंशन हो गया, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये ग्लोबल ट्रीटी है विच प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो इस तरह से है। देख लो GFC के बारे में, ये बॉन्ड डिक्लेरेशन जो कि अडॉप्ट किया गया था एट ICCM5, a multi-sectoral agreement that outlines set up of 28 targets to address chemical and waste management like prevention of illegal trade हो गया, eliminating of highly hazardous pesticides in agriculture, ये by 2030 ये रखा गया है, ठीक है। सो एक सेकेंड, ओके। इको मार्क रूल 2024, इको मार्क रूल ये नोटिफाई किया गया अभी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इको मार्क लेबलिंग सिस्टम जो है ये प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को इन कैटेगरीज लाइक फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, शॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये इस सब सारी चीज़ों में। ये बेसिकली लाइन हुआ है विद द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। सो बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्या है? रूल्स नोटिफाइज देख लो थोड़ा। ग्रांटिंग क्राइटेरिया क्या है? ये टू प्रोडक्ट दैट हैज़ लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी विद द इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ग्रांटेड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट और मैंडेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो कि फुलफिल करेगा द क्राइटेरिया एंड द प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, ठीक है। तो उसको उस चीज़ को फॉलो करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करते हैं तो इको मार्क जो है ये ग्रांट किया जाएगा टू प्रोडक्ट दैट मीट द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजप्शंस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर को अप्लाई करना होगा इको मार्क थ्रू दी CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान में रख लो, पूछा जा सकता है। एंड ड्यूरेशन का बात करते हैं तो मार्क विल बी वैलिड फॉर द 3 ईयर, और जो इको मार्क लेने के बाद ये 3 ईयर तक वैलिड रहेगा।
ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय द एनवायरमेंटल सेक्रेटरी, ये ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन का रोल है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट्स एनेबल द कंज्यूमर टू मेक अ इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन और एज वेल एज इनकरेज मैन्युफैक्चरर टू ट्रांजिशन टू प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बस इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस गुड गुड गुड, ठीक है। IUCN रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन पे देख लो, ठीक है। तो IUCN ये रिलीज करता है फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका नाम देता है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ठीक है, विच कंप्रेहेंसिवली एक्सप्लोर दी complex relationship between the agriculture and conservation, impact of agriculture and biodiversity। आपको पता है इससे इसका अलग अलग नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव में इम्पैक्ट है, तो इस चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे, बट ठीक है। चलो, रिकमेंडेशन क्या है एग्रीकल्चर विद द कंजर्वेशन को लेकर के? तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, मेंटेन इकोसिस्टम सर्विस, अलाइनिंग एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम पॉलिसीज विद द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचर, लेस देन 5% ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है ना ये ग्रीन सब्सिडीज है, रिफॉर्मिंग फूड्स पॉलिसी, ठीक है, रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज एंड इंसेंटिवाइज पॉजिटिव डायरेक्टरी चेंजेस टुवर्ड रिड्यूस मीट कंजप्शन। तो इस तरह से सब चीज़ में चेंजेस लाना ज़रूरी है ताकि हम लोग जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की ओर कर सकें, और ये सारा का सारा जो है ना एग्रीकल्चर अलाइन ये प्रोडक्ट है, ठीक है। देख लो, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रिलीज़ कौन करता है? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड ये रिलीज़ करता है, ठीक है, ये बाइनियली रिलीज़ किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का बात करते हैं तो ये इसका में कुछ फाइंडिंग देखने को मिला है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है ना ये थर्ड डिक्लाइन हुआ है बाई 73% ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन सफ़र कर रहे हैं विद द हैवीएस्ट डिक्लाइन फॉलोड बाय द टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, वाटर स्कार्सिटी एक मास लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि जो मैरीन एनिमल होते हैं वो सफ़र कर रहे हैं। रीजन फॉर डिक्लाइन का बात करते हैं तो हैबिटेट लॉस आया है, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पेसीज। फाइंडिंग इंडिया में क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है। तो इंडियाज कंजप्शन पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाई 2050। तो ये इसमें ध्यान रखना है, ऑब्वियसली बात है, कंजप्शन को लेकर के, कंजप्शन पैटर्न को लेकर के इंडिया में जिस तरह से तेज़ी से चेंज हो रहा है उसको भी अपने कंजप्शन को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग। ये एक गुड एग्जांपल है पॉजिटिव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नेचर पॉजिटिव फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इंडियाज मिलेट मिशन, ये यहाँ पे एक तारीफ किया गया है। देखो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बेसिकली बिहार पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें ये देखने को मिला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता है कि बिहार में देखने को मिलता है, उसके बाद ये दूसरा ऐसा टाइगर रिजर्व हो जाता है। ये NTCA ने अप्रूवल दिया है। NTCA आपको पता है कि स्टेचुटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। लोकेशन का बात करते हैं तो जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है ऑन कैमूर हिल प्लेट्यू बिटवीन सोन रिवर, ठीक है, साउथ में, और कर्मनासा रिवर वेस्ट में। ये इट इज़ स्प्रेड ओवर सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूडिंग सतपुरा, मैकाल हिल एंड विंध्या बघेलखंड हिल में, ठीक है, छोटानागपुर प्लेट्यू इधर ये इसका फैला हुआ है। इट्स लिंक टू बांधवगढ़, संजय, गुरु घासीदास, पलामू टाइगर लैंडस्केप, ये सारा है इस तरह से इसके चारों तरफ देखने को मिलेंगे। फौना का बात करते हैं तो यहाँ पे लियोपार्ड देखने को मिलता है, वाइल्ड बोर देखने को मिलता है, स्लॉथ बियर एक्सेट्रा। फॉरेस्ट टाइप जो है ये नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट में आता है। इंडियन वाइल्ड एस देख लो, 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन सर्वे जो कंडक्ट हुआ गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, इसमें ये देखने को मिला है कि 26.14% जो है इंक्रीज देखने को मिला है वाइल्ड लाइफ, मतलब इट मीन्स इंडियन वाइल्ड एस में, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस का अगर साइंटिफिक नेम देखो तो इक्विस हेम्यूनस खूर है, ठीक है, खूर 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 भी फेमस है, आपको पता होगा। और अबाउट 1 of the 5 सब स्पीसीज ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस, ये इसको हम लोग बोलते हैं घुड़खुर, ठीक है, घुड़खुर, तो ये ध्यान रख लो। इसका हैबिटेट बात करते हैं तो एरिड जोन में रहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये बेसिकली अगर लिटिल रन ऑफ कच्छ में बात करते हैं तो ये उधर ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। देखो, इसका इसका बिहेवियरल कैटेगरीज का बात कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक का, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स का कैसा होता है तो सोलिड एक अकेला रहना पसंद करते हैं, साई होते हैं, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड रेंज में देखने को मिलते हैं लो डेंसिटी में, ठीक है।
सो हॉर्न फाउंड ओनली इन एडल्ट मेल, ठीक है। तो अगर हॉर्न इसका बात करते हैं तो केवल एडल्ट मेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। देखो IUCN इसका देख लेते हैं। IUCN स्टेटस में तो ये नियर थ्रेटेंड में आते हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 में एंड अपेंडिक्स 1 में। तो इसको एक हाईली प्रोटेक्शन में रखा गया है। नाइल बेसिन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिन जब न्यूज़ में रहता है तो पूछा जाता है। तो आपको पता है कि नाइल रिवर जो है ना, ये मेडिटेरेनियन में जा करके ड्रेन करती है। और इसमें ये दो रिवर से मिल करके बना है, एक ब्लू नाइल, एक वाइट नाइल, ठीक है। तो रिसेंटली ये देखने को मिला है कि इक्विटेबल यूजेस ऑफ वाइल वाटर वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम नाइल रिवर जो है, ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया गया। अ, तो ये इस कारण से न्यूज में हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। नाइल नाइल बेसिन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइल जी एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, पता है होगा। एंड इसमें अगर बात करते हैं तो 10%, नियरली 10% जो है ना लैंड मास ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट इसमें आ जाते हैं इसके ड्रेनेज में, ठीक है। ये 11 कंट्रीज के थ्रू रन करता है साउथ टू नॉर्थ। और तो ये पूछा सकता है, आप चाहो तो मैप में अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो इसका दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक एक वाइट नाइल हो गया, एक ब्लू नाइल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। तो वाइट नाइल का ओरिजिन जो है ना, ये बुरुंडी एंड रवांडा से देखने को मिलता है। एंड ब्लू नाइल जो है ये इथियोपिया से देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। और ये वाइट नाइल हो गया, ठीक है। ये विक्टोरिया फॉल हो गया एंड ये इस तरह से निकलता है। तो वोल्केनिक इरप्शंस एंड एनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। नाउ सी, अभी रिसेंट स्टडी में ये देखने को मिला। ये बेसिकली स्टडी इज़ डन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। ये इस्टेब्लिश करता है रोल ऑफ वोल्केनिक इन शेपिंग वेदर, ठीक है, स्पेस वेदर। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, ठीक है। ये स्टडी में ये देखने को मिला एनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस को लेकर के। वोल्केनिक इरप्शन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव, जो ट्रिगर करता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। ये इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल बेसिकली होता क्या है, तो ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है इन इक्वेटोरियल आयनोस्फेयर। और ये डिप्लीशन इन एनोस्फेरिक प्लाज्मा डेंसिटी ये फाउंड ड्यूरिंग दी पोस्ट सनसेट आवर, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट ही हो जाता है इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। एंड इम्पैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम में भी इसका क्या फाइंडिंग हुआ है। तो जनरेटेड इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से इसका है। और वोल्केनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट देख लो, ठीक है। कभी भी पूछ लेता है ना कि वोल्केनिक से कौन कौन सा गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो प्री में भी पूछा हुआ है। सो इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वोल्केनो ये इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, आपको पता ही है, जो कि लावा एस गैसेस ये यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। रिसेंट इंसिडेंट अगर बात करते हैं, माउंट रुआंग ये इंडोनेशिया में देखने को मिला। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड 2024 में देखने को मिला वकारी वाइट आइसलैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट से, कि जो न्यूज़ में रहता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वखारी वाइट आइसलैंड कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। एंड माउंट रुआंग जो इंडोनेशिया में है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसका, निगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये देखने को मिलता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ कूलिंग अर्थ एटमोसफियर, ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ये अर्थ को कूल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये क्या होता है कि जब इरप्ट होता है तो ऊपर ऊपर एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है और जितने भी सनलाइट आते हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो इस तरह से जो हमारा ओवरऑल जो है ना एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा कूल करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये है, ठीक है। सोर्स ऑफ जियो थर्मल एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर लोकल्स। इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी, लाइक जो भी ऐसे एसेस निकलते हैं वोल्केनिक से वो हेल्प करेगा सॉइल फर्टिलिटी में। माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है, लाइक मैग्मा ब्रिंग वैल्यूएबल मिनरल्स टू द सरफेस। कुछ ऐसे अदर्स टूरिज्म पोटेंशियल्स और एस हैं जो कि ऐड करता है, लाइक सॉइल फर्टिलाइजर से, ठीक है। निगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं इसके वोल्केनिक एक्टिविटी के, लाइक इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट विद द रिलीज ऑफ डस्ट एस, और भी ऐसे कुछ अदर गैसेस हैं जो कि एटमोसफियर में रिलीज होते हैं, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे देखने को मिलता है। डिजास्टर्स भी एक लीड कर सकता है, लाइक सुनामी, ठीक है, जैसे टोंगा टोंगा इरप्शंस 2022 में देखने को मिलता था, ये सुनामी आए थे। कुछ ऐसे अदर हैं जो कि डैमेज कर सकता है आप लाइव्स प्रॉपर्टी हैबिटेट एंड लैंडस्केप, ठीक है। देखो लिपू लेक पास,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सिक्किम में देखने को मिलता है, बेसिकली ये ट्राई जंक्शन पे है। तो अभी क्या है कि जो पिलग्रिम्स जो है ये गए माउंट कैलाश को देखने, ठीक है, एडोब ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो ये बेसिकली गए इस माउंट कैलाश को देखने फ्रॉम ओल्ड लिपुलेख पास से, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं तो पिलग्रिम्स जो है ना उनको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से ट्रेवल करके जाना पड़ता था इस पीक को देखने। और वो जो तार है, ठीक है, तार इट मीन्स तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ये चाइना के अंदर में आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इशू हो जाता था। देख लो लिपुलेख पास को क्या है कैसे, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसका लोकेशन का बात करते हैं तो इंटरनेशनल माउंटेन पास एवं काला पानी वैली में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है बिटवीन द इंडिया नेपाल एंड तार, तार इट मीन्स जो चाइना के अंदर में देखने को मिलता है। ये सिचुएटेड है इन ब्यास वैली, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तराखंड, इनहेबिटेड बाई भूटिया। देखो इस रीजन में ना भूटिया भी देखने को मिलते हैं। भूटिया बेसिकली शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंस का बात कर लो तो एंशियंट ट्रेड और पिलग्रिम्स रूट था ये, और जो कि क्लोज कर दिया गया इन 1962 जब ये चाइना के साथ वॉर हुआ था, इनकर्जन हुआ था, ठीक है। और उसको फर्दर 2020 में रीओपन किया गया। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे काला पानी हो गया, ठीक है, लिपू लेक पास हो गया ये, ठीक है। और इस तरह से है लिम्पिया, धूरा, तो ये सारा चीज़ें देखो, उत्तराखंड है ये, नेपाल, तो इस तरह से। आई एम सॉरी मैंने शायद सिक्किम बोला था ना, ओके। तो चलो ठीक है, ये उत्तराखंड और ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, बस हम लोग का इस तरह से कंप्लीट होता है। एंड फर्दर हम लोग लाएंगे नेक्स्ट इकोनॉमी और पॉलिटी एक वीडियो में। सो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।